बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सेल के अंदर डेटा कनेक्शन डेवलप करना कि एक एक्सटर्नल डेटा सोर्स है, उस डेटा सोर्स के अंदर जो डाटा पड़ा हुआ है उसको आप एक्सेल के अंदर लाना चाह रहे हैं ताकि आप एक्सेल के अंदर उसका एनालिसिस कर सकें। इसको हमने लास्ट टाइम डिटेल से डिस्कस किया था कि ये कनेक्शन आपने कैसे डेवलप करना है। एक्सटर्नल डाटा सोर्स का एक्सेल की फ़ाइल के साथ आपने कैसे एक कनेक्शन डेवलप करके वहाँ का डाटा एक्सेल के अंदर शो करवाना है, इसको हमने डिटेल से डिस्कस किया था। इसके जो टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट हमारे सामने आया था उसमें डिफरेंट 3 स्टेप्स थे। उन स्टेप्स के अंदर सारी सेटिंग्स करके हमने एक्सटर्नल जो डाटा था एक टेक्स्ट फाइल का, नोटपैड की फ़ाइल का डाटा उसे एक्सेल में हमने शो करवाया था। आज इंशाल्लाह हम देखेंगे फर्दर हमारी जो डिस्कशन होगी वो ये कि एक्सेल की वर्कबुक के अंदर जो डाटा आपको नज़र आ रहा है, डाटा देखते साथ ही आपको तो नहीं पता चलेगा कि ये मैनुअल डाटा एंटर किया हुआ है या किसी कनेक्शन के थ्रू, किसी लिंक के थ्रू आ रहा है। तो हमें ये कैसे आइडेंटिफाई करना है कैसे हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इस वर्कबुक में किसी एक्सटर्नल डाटा सोर्स के साथ कनेक्शंस डेवलप हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके लिए लास्ट टाइम हमने जो एक्शन परफॉर्म किया था, डाटा फाइल थी हमारे पास जो कि नोटपैड की एक फ़ाइल थी, उसको हमने लिंक किया था एक्सेल की फ़ाइल के साथ और उसका डाटा हमें एक्सेल में विजिबल हो गया था। मैं उसी को दोबारा से परफॉर्म करके डाटा यहाँ पे शो करवाऊँगा। ये एक्सेल की एक ब्लैंक वर्कबुक है। इसमें फ़ाइल टैब में मैंने क्लिक किया। जो काम हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से परफॉर्म कर चुके हैं उसी को मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। ओपन में आ गए, ओपन में आके ब्राउज़, और ब्राउज़ के अंदर हमारे पास ऑल फाइल्स यहाँ पर मैंने किया, डेस्कटॉप पर डाटा फाइल है, ओपन कर लिया। उसके बाद यहाँ पे हमने 3 स्टेप्स के अंदर इसे बताना था सारी सेटिंग्स वगैरह, तो मैं इसे क्विकली परफॉर्म कर देता हूँ और फिनिश कर दिया। तो ये हमारे पास, सॉरी दोबारा देखिएगा, हम डिस्कस कर रहे थे असल में ये सेकंड मेथड मैंने अभी जो परफॉर्म किया इसमें डायरेक्टली आप डाटा फाइल को ओपन कर रहे हैं। ये सेकंड मेथड जो था जो हमने परफॉर्म किया। लेकिन कनेक्शन डेवलप करने के लिए हमने लर्न किया था कि डाटा टैब के अंदर अगर आप आएँ तो डाटा टैब के अंदर ये देखिएगा गेट एक्सटर्नल डाटा, गेट एक्सटर्नल डाटा के नाम से एक ग्रुप है, उसमें फ्रॉम टेक्स्ट है। अब एक्सटर्नल डाटा एक्सेल में लेके आना चाह रहे हैं और कौन सा डाटा, फ्रॉम टेक्स्ट। इस पर क्लिक किया, ये डाटा फाइल पे क्लिक करूँगा मैं और इम्पोर्ट कर दूँगा। हमारे सामने वही टेक्स्ट इम्पोर्ट विजिट आ गया। इसमें मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ बस और फिनिश किया। तो लास्ट में हमसे पूछ रहा है कि आप डाटा को कहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिएगा B2 के ऊपर और ओके कर दिया। ये डाटा हमारे पास एक्सेल की वर्कशीट में हमें नज़र आ रहा है। अब इस डाटे को देखते साथ ही एक आम यूज़र को ये पता नहीं चलेगा कि ये जो डाटा यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आईडी है फर्स्ट कॉलम के अंदर और फिर नाम है, फिर सैलरी है, तो ये डाटा मैनुअली किसी ने यहाँ पे टाइप किया हुआ है या किसी लिंक के ज़रिए से आ रहा है, तो ज़ाहरी तौर पे यहाँ पे देख के ये नहीं पता चलेगा। अब हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इस वर्कबुक में कुछ एक्सटर्नल सोर्स के साथ कनेक्शंस डेवलप हुए हैं या नहीं हुए। तो इसके लिए आप देखिएगा डाटे के अलावा, डाटा जहाँ पे हमारा प्लेस हो चुका हुआ उसके अलावा कहीं और किसी ब्लैंक सेल में हम क्लिक कर देंगे साइड पे, तो उसके बाद डाटा टैब के अंदर ही ये देखिएगा एक ऑप्शन है एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के नाम से। ये एग्जिस्टिंग कनेक्शंस के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है, इसके ज़रिए से हम जो है वो कनेक्शन देख सकते हैं। इस पर क्लिक किया हमने तो हमारे सामने एग्जिस्टिंग कनेक्शन के नाम से एक विंडो ओपन हो चुकी हुई है। इसमें देखिएगा 2 टैब्स हैं, कनेक्शंस की और टेबल्स की, ये 2 टैब्स हैं। इसमें शो ऑल कनेक्शंस की ऑप्शन भी अवेलेबल है और इसमें फिर आप स्पेसिफाई भी कर सकते हैं कनेक्शंस इन दिस वर्कबुक, ऑन द नेटवर्क, ऑन दिस कंप्यूटर, तो ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। इसमें देखिएगा कनेक्शन इन दिस वर्कबुक, उसमें डाटा फाइल के नाम से ये कनेक्शन एक डेवलप्ड है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि डाटा फाइल के नाम से एक फ़ाइल है, उसके साथ हमारी इस वर्कबुक का कनेक्शन डेवलप हुआ है। तो यहाँ से एग्जिस्टिंग कनेक्शन में आके आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पे कनेक्शन हमारे, अगर एक से ज़्यादा सोर्सेज के साथ आपने डाटा यानी इस वर्कबुक को कनेक्ट किया होगा तो सबके नाम यहाँ पे आ रहे होंगे। इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा यही कनेक्शंस देखने और उसमें फर्दर कुछ अमेंडमेंट्स करने का एक और तरीका भी है। आप क्या करेंगे ये देखिएगा डाटा टैब के अंदर ही राइट साइड पर थोड़ा यहाँ पे कनेक्शंस के नाम से एक ग्रुप लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है। ये देखिएगा डाटा टैब और उसमें ये कनेक्शन का ग्रुप है। उसमें नीचे बॉटम आपको वर्कशीट के अंदर जो डाटा नज़र आ रहा है, इस डाटे से रेलिवेंट कुछ ऑप्शंस ये सारी की सारी यहाँ पे अवेलेबल हैं। ये डाटा हमारे पास जो आ रहा है ये एक्सटर्नल डाटा है, किसी और सोर्स का, नोटपैड का डाटा है और यहाँ पे एक लिंक के ज़रिए से, कनेक्शन के ज़रिए से एक्सेल के अंदर उसकी एक कॉपी आपको नज़र आ रही है। यहाँ जो डाटा लिखा हुआ है
ये बात याद रखें कि उस ओरिजिनल डाटा फाइल के अंदर जो ओरिजिनल डाटा था उसकी ये कॉपी यहाँ पे एक्सेल ने आपको शो करवा दी है। तो अब यहाँ पे आके आप क्या कर सकते हैं, देखिएगा रिफ्रेश की ऑप्शन भी है, गेट द लेटेस्ट डाटा बाय रिफ्रेशिंग ऑल सोर्सेज इन द वर्कबुक। इसमें रिफ्रेश की ऑप्शन को ज़रा देख लेते हैं कि इससे क्या होगा। इस पर क्लिक किया मैंने तो रिफ्रेश ऑल और रिफ्रेश की ऑप्शन है। इसमें अगर हम इस डाटा को, हमें ये पता चलता है कि ओरिजिनल जो डाटा फाइल थी उसके अंदर जो डाटा है वो अपडेट हो चुका है, उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हो चुकी हुई हैं, लेकिन अभी एक्सेल के अंदर यहाँ पे आपको वो शो नहीं हो रही और हम उसे यहाँ अपडेट करना चाह रहे हैं। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके ये रिफ्रेश की ऑप्शन है, इसे क्लिक कर देंगे। शॉर्टकट इसका लिखा हुआ है ऑल्ट F5। रिफ्रेश वाली ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे और रिफ़्रेश ऑल भी कर सकते हैं। रिफ़्रेश ऑल उस वक्त करेंगे जब हमारे पास जो डाटा यहाँ पे आ रहा है, जैसे देखिएगा अभी ये वाला डाटा तो किसी एक सोर्स से आ रहा है, हो सकता है हमने किसी और फाइल से भी एक कनेक्शन डेवलप किया और उसका डाटा हम यहाँ पे प्लेस करना चाह रहे हो, यहाँ पे हमने प्लेस किया हो। मैं इसको थोड़ा कलर दे देता हूँ। ये येलो वाला जो एरिया है, फ़र्ज़ करें एक और फाइल है नोटपैड ही की एक फ़ाइल है, उससे भी हमने कनेक्शन डेवलप किया, डाटा में जाके फ्रॉम टेक्स्ट फाइल किया हमने और वहाँ से दूसरी फाइल को एक्सेस किया, फिर 3 स्टेप्स परफॉर्म करके हमने डाटा यहाँ पे येलो वाले एरिया पे आके प्लेस करवा दिया। अब इस वर्कबुक में 2 तरह का डाटा आ रहा है, एक ये वाला है, ये एक फ़ाइल का डाटा है, और ये दूसरा डाटा है जो दूसरी फाइल से आ रहा है। यानी हमने 2 कनेक्शन डेवलप किए हुए हैं इस फाइल के अंदर। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2 किए हुए हैं, अभी किए तो नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे आएँ डाटा टैब के अंदर, रिफ्रेश ऑल की ऑप्शन है, अगर डायरेक्टली इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो दोनों तरह का डाटा जो है ये अपडेट हो जाएगा। यानी इसके बैक एंड पे जो ओरिजिनल सोर्स फाइल्स हैं उनके अंदर जो अमेंडमेंट्स होंगी वो यहाँ पे अपडेट होकर आपको नज़र आ जाएंगी। लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल डाटा कनेक्शन को अपडेट करना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, रिफ्रेश की ऑप्शन यूज़ करेंगे जो अभी आपको इनएक्टिव नज़र आ रही है। ये उस वक्त एक्टिव होती है जब आपने डाटा के अंदर कहीं क्लिक किया हो। ये देखिएगा अभी मेरा कर्सर यहाँ पे, इस सेल को मैंने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ कोई भी कनेक्शन वाला डाटा नहीं है। मैं इस एरिया पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा चूँकि एक सोर्स से आ रहा है, लिहाजा आप देखिएगा रिफ्रेश ऑल में आके ये रिफ्रेश की ऑप्शन जो है इस वक्त एक्टिव हो चुकी हुई है। तो रिफ्रेश की ऑप्शन उस वक्त एक्टिव होगी जब आपने डाटा के अंदर किसी सेल पे क्लिक किया हुआ है। तो एक्सेल को पता होगा ये जो डाटा है किसी कनेक्शन से आ रहा है, आप उसे रिफ्रेश करना चाह रहे हैं। अगर आप राइट साइड पे यहाँ जो डाटा अगर आपने प्लेस किया होता है, यहाँ पे डाटा उसको अगर आपने रिफ्रेश करना होता है सिर्फ, तो आप इस पर क्लिक करके तो दोबारा से यहाँ पे रिफ्रेश में आ जाते हैं। रिफ्रेश फिर आपको एक्टिव नज़र आना था। तो इस तरीके से इंडिविजुअल कनेक्शन को भी आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। रिफ़्रेश करने से क्या होगा, ओरिजिनल सोर्स फाइल में जो अमेंडमेंट्स हुई हुई हैं वो अपडेट होकर यहाँ पे आपको एक्सेल में नज़र आना शुरू हो जाएंगी। और रिफ़्रेश ऑल पे क्लिक करने से क्या होगा, जितने भी सोर्सेज का डाटा एक्सेल की शीट पे आपने प्लेस किया हुआ है वो सारे के सारे सोर्सेज का डाटा अपडेट होकर सामने आ जाएगा। इसके अलावा राइट साइड पर देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। ये देखिएगा, इसको भी ज़रा क्लिक करके देख लेते हैं कि इस प्रॉपर्टीज़ वाली ऑप्शन में क्या चीज़ें आ रही हैं। मैं सबसे पहले डाटा पे क्लिक कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये प्रॉपर्टीज़ वाली ऑप्शन भी आप याद रखिएगा उस वक्त एक्टिव नज़र आएगी जब आपने डाटे के अंदर कहीं क्लिक किया होगा। ये देखिएगा डाटे पे मैंने क्लिक किया हुआ है, ये प्रॉपर्टीज़ वाली ऑप्शन एक्टिव है। मैं अगर ऐसे सेल पे क्लिक कर दूँ जिसमें कोई लिंक किया हुआ डाटा नहीं आ रहा, ब्लैंक सेल है और वो यानी उस रेंज से बाहर है, तो आप देखिएगा ये प्रॉपर्टीज़ वाली ऑप्शन इनएक्टिव है। रिफ्रेश वाली ऑप्शन भी इनएक्टिव है और प्रॉपर्टीज़ वाली ऑप्शन भी इनएक्टिव है। तो यहाँ डाटा पे मैंने क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करते हैं। हमारे सामने ये देखिएगा एक्सटर्नल डाटा रेंज प्रॉपर्टीज़, ये जो डाटा है डाटा रेंज है इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारे सामने आ चुकी हुई हैं। नेम क्या है फाइल का जिससे आपने कनेक्शन डेवलप किया हुआ है, डाटा फाइल है। और आगे रिफ्रेश कंट्रोल में आके हम देखते हैं ये कुछ चीज़ें अंडरस्टैंड करने वाली हैं। रिफ़्रेश कंट्रोल में जब हम रिफ़्रेश के बटन पर क्लिक करें डाटा को रिफ़्रेश करने के लिए, अपडेट करने के लिए, ताकि ओरिजिनल फ़ाइल के अंदर जो डाटा है उसमें जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, कुछ रिकॉर्ड्स अगर ऐड हुए हैं, डिलीट हुए हैं या अमेंड हुए हैं, तो वो सारी अपडेट्स यहाँ पे एक्सेल में रिफ्लेक्ट हो जाएं। तो रिफ़्रेश आपने जो करना है उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए। अब देखिएगा पहली ऑप्शन जो आम तौर पर टिक इस पर लगा होता है, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ़्रेश, इस पर टिक लगा हुआ है। प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ़्रेश का मतलब क्या है कि जब भी आप रिफ़्रेश के बटन पे क्लिक करेंगे, रिफ़्रेश वाली ऑप्शन को यूज़ करेंगे, तो एक्सेल आपसे ओरिजिनल फ़ाइल जो है डाटा फाइल वो आपसे दोबारा से मांगेगा, आपसे पूछेगा, एक विंडो आपके सामने खोल देगा और आपसे कहेगा बताएं कौन सी फ़ाइल है जिसका डाटा आप एक्सेल के अंदर अपडेट करना चाह रहे हैं। यानी हर दफ़ा आपसे उस फाइल को लोकेट करवाएगा। आपको उस विंडो के अंदर जाके फ़ाइल उसे क्लिक करके बतानी पड़ेगी ये फ़ाइल है, इसको आपने एक्सेल के अंदर अपडेट करना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये वाली ऑप्शन टिक होती है। मैं इसी भी आपके सामने परफॉर्म कर देता हूँ।
फिर फर्दर ऑप्शन ये वाली हम बाद में देखेंगे। ओके किया, ये देखिएगा। फ़र्ज़ करें ओरिजिनल जो आपकी फ़ाइल है मैं उसमें जाके कुछ अमेंडमेंट्स करता हूँ। ओरिजिनल जो डाटा फाइल है उसके अंदर हम कुछ अमेंडमेंट्स करते हैं। डाटा फाइल मैंने आपके सामने ओपन कर ली, ये देखिएगा। इसमें अहमद उस्मान और इसकी सैलरी 90,000 और इसको हम 90,000 से वापस कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 50,000। ये देखिएगा मैंने 50,000 कर दिया और इस फाइल को कर दिया सेव। अब वापस आते हैं एक्सेल पे। एक्सेल में देखें अभी आपको ये 90,000 यहाँ पे नज़र आ रही है, तो हम चाहते हैं ये अपडेट हो जाए, ये सारा डाटा अपडेट होकर हमारे सामने आ जाए। तो आप देखिएगा यहाँ पे आके रिफ़्रेश करते हैं, रिफ़्रेश वाली ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या ऑल्ट F5 प्रेस कर देंगे। लेकिन फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि रिफ़्रेश वाली ऑप्शन उस वक्त एक्टिव होगी जब आपने डाटा के अंदर कहीं क्लिक किया होगा। तो यहाँ पे आए हम, रिफ़्रेश पे क्लिक किया, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिएगा उसने एक इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल के नाम से ये विंडो ओपन कर दी है। इसमें आपने उसे बताना है कि कौन सी फ़ाइल है जिसके साथ आप कनेक्टेड हैं और उसका डाटा अब आप अपडेट करना चाह रहे हैं। ऑल्दो कि हम ये पहले बता चुके हुए हैं, ये हमने फ़ाइल भी बता दी हुई है और इसका नाम बैकएंड पे एक्सेल के अंदर सेव भी है। लेकिन चूँकि प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम वाली ऑप्शन पर टिक लगा हुआ है, इसलिए हर दफ़ा जब भी आप रिफ़्रेश करेंगे एक्सेल आपसे ये फ़ाइल का नाम पूछेगा। तो इंपोर्ट टेक्स्ट फाइल वाली विंडो में आके यहाँ पर हम उसे बता रहे हैं कि डेस्कटॉप के ऊपर ये डाटा फाइल है, इसे आपने, इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपने एक्सेल में अपडेट करके शो करवानी है। इंपोर्ट कर देते हैं, जैसे इंपोर्ट करेंगे ये देखिएगा यहाँ पे अब 90 की बजाय 50,000 अपडेट होके आ चुका है। तो जो भी ओरिजिनल फाइल के अंदर आप अमेंडमेंट्स करेंगे, उसके रिकॉर्ड्स को डिलीट करेंगे या कोई और एक्स्ट्रा एंट्री कर देंगे तो वो सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे सारी अपडेट्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप रिफ्रेश कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आके फर्दर देखते हैं और क्या ऑप्शन है, क्लिक किया। अब अगर मैं इसको अनटिक कर दें, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम ऑन रिफ्रेश, इसको मैं अनटिक कर रहा हूँ, अनटिक करके ओके कर दिया। अब देखते हैं, अब आपसे वो फाइल का नाम नहीं पूछेगा। जैसे ही आप रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे ओरिजिनल फाइल में जो अमेंडमेंट्स होगी वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, कोई फाइल का नाम आपसे नहीं पूछेगा। मैं यहाँ आके दोबारा डाटा फाइल के अंदर देखिएगा ये बिलाल अहमद है या ये ज़ियाउर रहमान वाली ऑप्शन है। इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक थी, मैं इसको ठीक कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें ये उस्मान अली के नाम से एक रिकॉर्ड है, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। इसे सिलेक्ट किया और मैंने यूँ डिलीट कर दिया। अब ये पूरी लाइन खाली हो चुकी हुई है और फिर इसे कर दिया सेव। सेव करने के बाद वापस एक्सेल में आते हैं तो ये देखिएगा उस्मान अली अभी भी यहाँ पे शो हो रहा है। हम चाहते हैं ये इसके हमारे पास अपडेट होकर रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाए, ओरिजिनल फाइल में जो हमने अमेंडमेंट्स किए हैं वो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएं। तो अब आते हैं रिफ़्रेश पे, आप देखिएगा ये उस्मान अली वाला रिकॉर्ड गायब हो जाएगा। यहाँ से रिफ़्रेश पे क्लिक करते हैं। अब याद रखिए रिफ़्रेश पे क्लिक करने से वो फाइल, वो जो एक विंडो सामने आई थी आपके, वो नहीं आएगी। उसकी वजह क्या है, हमने वो प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम वाली जो ऑप्शन है उसको अनटिक कर दिया। क्लिक किया तो ये देखिएगा उसने रिकॉर्ड अपडेट कर दिए। जो रिकॉर्ड हमने ओरिजिनल फाइल में डिलीट किया था वो यहाँ भी डिलीट हो चुका हुआ है। वापस आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ के अंदर और फर्दर देखते हैं नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, रिफ़्रेश एवरी स्पेसिफिक मिनट्स। आप यहाँ पे टाइम भी सेट कर सकते हैं कि हर इतने मिनट के बाद डाटा रिफ़्रेश करते रहो। मिसाल के तौर पर 60 मिनट्स लिखा हुआ है तो एक्सेल क्या करेगा, हर 60 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद डाटा जो है अपडेट कर देगा। ओरिजिनल फाइल में उस वक्त तक जो अमेंडमेंट्स होंगी वो सारी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देगा। तो आप ये वाली ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ़्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल। रिफ़्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग दी फाइल, इस पे क्लिक करने से क्या होगा, आप इस एक्सेल की जो फाइल है इसे बंद कर दें। बंद करने के बाद डाटा फाइल के अंदर जो भी अमेंडमेंट्स करेंगे वो उसके अंदर आप सेव करते रहें और जब आप दोबारा से एक्सेल की इस फाइल को जिसमें हमने कनेक्शन डेवलप किया हुआ है इसे ओपन करेंगे तो ओपन करते वक्त एक्सेल क्या करेगा, ओरिजिनल फाइल के अंदर जो अमेंडमेंट्स हैं वो सारी जो है ना अपडेट करके फिर आपको इस एक्सेल की वर्कशीट के अंदर शो करवाएगा। तो रिफ़्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग दी फाइल, यानी एक्सेल की ये जो, अच्छा ये बात याद रखें कि ये जो एक्सेल की फ़ाइल आपको बैकएंड पे नज़र आ रही है ये सेपरेट फ़ाइल है और डाटा फाइल जो है वो सेपरेट फ़ाइल है। आपको इस एक्सेल की फ़ाइल को सेपरेटली सेव करना पड़ेगा। इसको सेव करके कहीं और स्टोर कर लें अपने इस कंप्यूटर में और जब आप इस फाइल पे डबल क्लिक करेंगे इसे ओपन करने के लिए तो कनेक्शन इसके अंदर लगा हुआ है पहले से, जो डाटा फाइल के साथ इसका कनेक्शन हमने डेवलप किया हुआ वो इसके अंदर मौजूद रहेगा। और फिर इस ऑप्शन को टिक करने से, रिफ़्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग दी फाइल, इस ऑप्शन को टिक करने से क्या होगा, ओके करने से जब भी हम एक्सेल की फ़ाइल ओपन करेंगे तो उस वक्त तक ओरिजिनल फाइल के अंदर जो अमेंडमेंट्स, जो रिकॉर्ड्स वगैरह अपडेट हुए होंगे वो सारे यहाँ पे अपडेट करके आपको शो करवा देगा, यानी फाइल को ओपन करते वक्त ही अपडेट कर देगा। तो ये बेटा कुछ ऑप्शंस हैं, प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम, रिफ़्रेश एवरी स्पेसिफिक मिनट और रिफ़्रेश डाटा व्हेन ओपनिंग द फाइल,
स्पेसिफिक टाइम के बाद भी आप अपडेट करवा सकते हैं, ओपन करते वक्त भी रिफ़्रेश करवा सकते हैं और मैनुअल रिफ़्रेश भी कर सकते हैं। मैनुअल रिफ़्रेश का मतलब क्या है, मैं इन सबको अनटिक कर रहा हूँ, ओके किया। मैनुअल रिफ़्रेश का मतलब है आप यहाँ पे आके जब चाहें रिफ़्रेश करवा लें, जब आप चाहें रिफ़्रेश पे क्लिक कर दें, उस वक्त तक जो अमेंडमेंट्स होंगी वो अपडेट होकर आपके सामने आ जाएंगी। तो ये 3 ऑप्शन आपके सामने आ गई रिफ़्रेश की। तो प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये सारी ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ तक हमने जो चीज़ें डिस्कस की हैं ये वाली ये आपके सिलेबस का पार्ट है। फर्दर भी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ, ऑल्दो कि आपके सिलेबस में ये डिटेल से चीज़ें डिस्कस नहीं हुई। डेटा फॉर्मेटिंग एंड लेआउट, प्रिजर्व ऑल सेल फॉर्मेटिंग और एडजस्ट कॉलम विड्थ, ये दोनों ऑप्शन इन पर टिक लगा हुआ है। पहले इसको देखते हैं, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग। फ़र्ज़ करें आपने इस पहले सेल के अंदर ये जो हेडिंग्स लिखी हुई हैं इसको आपने कोई कलर दे दिया। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आते हैं होम टैब में, यहाँ आके हमने इसको येलो कलर दे दिया, जैसे हमने इसको एक कलर, ये मैं ग्रे कलर दे रहा हूँ। अब हेडिंग को हमने ग्रे कलर दे दिया। अब जब हम क्या करेंगे, रिफ़्रेश करेंगे, तो रिफ़्रेश करते वक्त ओरिजिनल फाइल के अंदर पहली जो लाइन है जिसमें आईडी, नेम, सैलरी वगैरह लिखी हुई है उसमें कोई कलर तो अवेलेबल नहीं है, वो तो टेक्स्ट फाइल है, वहाँ तो फॉर्मेट्स होती नहीं है। तो जब एक्सेल दोबारा से इसको, उस डाटा को दोबारा से यहाँ पे अपडेट करें, याद रखें पूरा डाटा एक्सेल अपडेट करता है, तो वहाँ से जब दोबारा से अपडेट करेगा लिंक के ज़रिए से, जब हम रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे तो उस वक्त हम ये देखिएगा रिफ़्रेश किया तो ये कलर जो है एज़ इट इज़ यहाँ पे मौजूद है। लेकिन अगर हम प्रॉपर्टीज़ में आके यहाँ पे कर दें प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग, इसको अनटिक कर दें। इसको अनटिक करने का मतलब है हम एक्सेल को बता रहे हैं कि हमने एक्सेल की शीट के अंदर अपनी तरफ से जो फॉर्मेट्स वगैरह ऐड किए हुए हैं, रिफ़्रेश करने पे उन्हें आपको सेव रखने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप ओवरराइट करवा दो। तो इसे ओके करते हैं। आप देखते हैं रिफ़्रेश पे आके, रिफ़्रेश किया, प्रॉपर्टीज़ में आते हैं, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग, इसमें आई थिंक बैकग्राउंड कलर शामिल नहीं है। और देख लेते हैं कुछ चीज़ें, मैं इसे यहाँ पे ज़रा डिफरेंट फॉर्मेटिंग देता हूँ। ये मैंने कलर दे दिया, बोल्ड कर दिया और नो फिल ये कर दिया। अब यहाँ पे आते हैं डाटा में, प्रॉपर्टीज़ में, ओके किया इसे। प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग के मतलब बेटा याद रख लें, अभी यहाँ पे सही तरीके से ये काम नहीं कर रही ऑप्शन। प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग का मतलब ये है कि डाटे को आप इंपोर्ट करते वक्त, यानी रिफ़्रेश करते वक्त आपने जो एक्सेल की फ़ाइल के अंदर जो पहले से फॉर्मेट्स वगैरह करके रखे हुए हैं उसको एक्सेल इफेक्ट ना करे डाटा को अपडेट करते वक्त, क्योंकि ओरिजिनल फाइल के अंदर कोई फॉर्मेट्स अवेलेबल नहीं है। जब आप यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर देते हैं किसी भी कॉलम या रो की, तो आप इस ऑप्शन को टिक रहने दें और ओके कर दें, और उसके बाद जब आप रिफ़्रेश करेंगे तो फिर इस फाइल के अंदर जो भी आपने फॉर्मेटिंग की होगी वो एज इट इज़ रहेगी रिफ़्रेश करने के बाद भी। ये इस ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव है बेसिक। उसके बाद एडजस्ट कॉलम विड्थ, इस पर भी टिक लगा हुआ है। एडजस्ट कॉलम विड्थ का मतलब क्या कि अगर ओरिजिनल फाइल के अंदर किसी भी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज़ चल रही हैं उन वैल्यूज़ के अंदर कोई ऐसी वैल्यू आ जाती है जिसकी विड्थ ज़्यादा है, जिसकी लेंथ ज़्यादा है, तो वो यहाँ पे दोबारा जब हम रिफ़्रेश करेंगे, रिफ़्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उस डाटा को भी एक्सेल यहाँ पे लेके आएगा, तो साथ ही कॉलम की विड्थ को भी उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देगा। तो कॉलम की विड्थ जैसे ही आप रिफ़्रेश करेंगे कॉलम की विड्थ जो है वो साथ साथ एडजस्ट होती रहेगी। ये इस ऑप्शन पर क्लिक करने से होता है, ये वाली एडजस्ट कॉलम विड्थ। देखिएगा मैं इसको, ये भी टिक ही है, कैंसिल कर रहा हूँ इसे। ये शाहिद असलम रज़ा, इसको मैं वहाँ से जाके डिलीट कर रहा हूँ ओरिजिनल फाइल से। ये देखिएगा, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ये उस्मान अली वापस ले आए हम, और ये शाहिद असलम में रज़ा जो आखिर में लिखा हुआ मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब इस कॉलम की जो विड्थ है वो कम हो चुकी हुई है। इसे सेव किया, यहाँ पे आते हैं, देखिएगा कॉलम सी जो है एक्सेल ने इस डाटे के हिसाब से उसकी विड्थ को एडजस्ट किया हुआ था। तो अब चूँकि इसमें ये वाला लास्ट पार्ट जो है इसके नाम का अब नहीं है, तो अब देखते हैं एक्सेल क्या बिहेव करता है। रिफ़्रेश किया तो देखिए उसने नाम भी अपडेट कर दिया, ये भी रिकॉर्ड वापस ले आया, और कॉलम को भी उसने एडजस्ट कर दिया, कॉलम की विड्थ को उसने साथ ही एडजस्ट कर दिया। अब जैसे ही हम ओरिजिनल फाइल के अंदर डाटा फिर लेंथी लिखेंगे और रिफ़्रेश करेंगे तो फिर अकॉर्डिंगली लेंथी डाटे के हिसाब से कॉलम की विड्थ को एक्सेल एडजस्ट कर देगा। ये देखिएगा मैं दोबारा यहाँ पे आके लिख रहा हूँ रज़ा, इसे सेव किया और वापस आते हैं। अब देखिएगा शाहिद असलम रज़ा, यहाँ पे चूँकि अब एक्स्ट्रा वर्ड्स आ चुके हुए हैं, जब हम रिफ़्रेश करेंगे तो कॉलम की विड्थ को एक्सेल एडजस्ट कर देगा।
तो ये असल में इस ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव है, एडजस्ट कॉलम। इसके मतलब याद रखें, प्रिजर्व सेल फॉर्मेटिंग का मतलब मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे आपने जो फॉर्मेटिंग वगैरह की हुई है उसको एक्सेल प्रिजर्व रखेगा रिफ़्रेश करने के बावजूद। अगर इसको अनटिक कर देंगे तो क्योंकि रिफ़्रेश करेगा, रिफ़्रेश करने का मतलब है ओरिजिनल डाटा एक्सेल में वो पेस्ट कर रहा है दोबारा से, तो यहाँ जो आपने फॉर्मेट्स अप्लाई किए होंगे उसको वो रिमूव कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे मुझे देखना पड़ेगा क्यों ये ऑप्शन काम नहीं करी। इसके मतलब आपने ये याद रख लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये कुछ ऑप्शन हैं, इनको आप ख़ास तौर पे रिफ़्रेश कंट्रोल के अंदर जो ऑप्शन है ये वाली, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपकी बुक में भी एक्सप्लेन की गई हैं। डाटा को रिफ़्रेश करने के मतलब ये 3-4 ऑप्शंस। उसके बाद फर्दर आते हैं, यहाँ पे ही कनेक्शंस वाले ग्रुप में ही, और उसमें ये कनेक्शन के नाम से देखिएगा, कनेक्शन के नाम से एक ऑप्शन अवेलेबल है। इस पर क्लिक करने से क्या होगा, डिस्प्ले ऑल डाटा कनेक्शंस फॉर द वर्कबुक। डाटा कनेक्शंस आर लिंक्स टू डाटा आउटसाइड ऑफ दिस वर्कबुक विच कैन बी अपडेटेड इफ़ द सोर्स डाटा चेंजेस। तो इस पर क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक विंडो आ जाएगी, ये देखें वर्कबुक कनेक्शंस, और इसमें लिखा हुआ है कि आपकी वर्कबुक में कितने कनेक्शंस अवेलेबल हैं और कौन सी फाइल से आप इस वक्त कनेक्टेड हैं। ये देखिएगा डाटा फाइल लिखा हुआ, अभी सिर्फ एक ही कनेक्शन है, वो हमारे सामने यहाँ पे आ रहा है। आप इस पर क्लिक करें और इसमें आप फर्दर कोई और कनेक्शन ऐड करना चाह रहे हैं, किसी और फाइल से एक्सेल की इस वर्कबुक को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो अब यहाँ पे आ जाएंगे ऐड पे। अगर आप इस कनेक्शन को, डाटा फाइल वाली कनेक्शन को रिमूव करना चाह रहे हैं तो रिमूव पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, एक्सेल की फ़ाइल के अंदर डाटा एज इट इज़ यहाँ पे रहेगा, लेकिन बैकएंड पे ओरिजिनल फाइल के साथ जो कनेक्शन है, जो कनेक्शन फाइल एक डेवलप हुई है, वो ब्रेक हो जाएगी, वो जो एक ब्रिज बना हुआ वो ख़त्म हो जाएगा। अब आप रिफ़्रेश वगैरह करेंगे तो कोई अपडेट नहीं होगा। रिमूव करने से ये होगा कि कनेक्शन जो है वो दोनों का लिंक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसके अलावा प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने से वही आपके सामने विंडो आएगी जो ये प्रॉपर्टीज़ वाली है। देखते हैं यहाँ पे, देखिएगा कनेक्शन प्रॉपर्टीज़ के नाम से जो विंडो सामने आई, उसमें एक यूजेज का टैब है, एक डेफिनेशन का टैब है। डेफिनेशन के टैब के अंदर ये देखिएगा कनेक्शन फाइल का पूरा पाथ लोकेशन बताई हुई है कि ये कहाँ पे अवेलेबल है, और यूजेज के अंदर वही ऑप्शन है रिफ़्रेश कंट्रोल की, नीचे ऑप्शन ज़रा डिफरेंट हैं। आपने सिर्फ इन ऑप्शन को याद करना है। कैंसिल कर दिया, और उसके बाद रिफ़्रेश की वही ऑप्शन है। अगर आप इस इंडिविजुअल कनेक्शन को रिफ़्रेश करना चाह रहे हैं, अपडेट करना चाह रहे हैं फाइल के अंदर, तो आप इस बटन पे क्लिक कर दें या फिर यहाँ पे आके इस ऑप्शन पे क्लिक कर दें। रिफ़्रेश ऑल करने से क्या होगा, यहाँ पे अगर आपने ज़्यादा कनेक्शन फाइल्स डेवलप की हुई हैं, ज़्यादा कनेक्शन डेवलप किए हुए हैं और सबके डाटे को एक्सेल के अंदर आप अपडेट करके शो करवाना चाह रहे हैं, तो फिर यहाँ से आप आके रिफ़्रेश ऑल कर देंगे। ये वही ऑप्शन है जो यहाँ बाहर भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो ये कनेक्शंस वाली टैब, कनेक्शन वाली ऑप्शन में आके ये विंडो आपके सामने आ गई। इस पर आप ये सारे काम परफॉर्म कर सकते हैं। अब बेटा आते हैं बुक की तरफ। बुक में देखते हैं कि इन चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन किया गया है। ये देखिएगा मेरे सामने वही पेज है, पेज नंबर 169 स्टार्ट के अंदर जो था उसमें हमने ये तीसरा काम किया है, इंपोर्ट किया है एक CSV या टेक्स्ट फाइल को यूजिंग टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट। टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट के ज़रिए से हमने एक्सेल के अंदर उसका डाटा इंपोर्ट कर लिया और एक कनेक्शन डेवलप कर लिया। उसमें कह रहा है इंपोर्टिंग डाटा यूजिंग टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट, यानी डाटा टैब के अंदर जाके फ्रॉम एक्सेस हमने जो फ्रॉम हमने टेक्स्ट फाइल किया था तो उसे हम टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट कहते हैं। टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट के ज़रिए से जो आप डाटा इंपोर्ट करेंगे, इससे क्या होता है, क्रिएट्स अ कॉपी ऑफ द सोर्स डाटा इन योर वर्कबुक। ओरिजिनल फाइल के अंदर जो डाटा है उसकी एक कॉपी वर्कबुक में आ जाती है। एंड ऑल्सो क्रिएट्स अ कनेक्शन बैक टू द सोर्स फाइल, और एक्सेल की फाइल का उस फाइल ओरिजिनल फाइल के साथ कनेक्शन भी डेवलप हो जाता है। नेक्स्ट कह रहा है द कनेक्शन कैन देन बी सब्सिक्वेंटली अपडेटेड टू रिफ्लेक्ट फर्दर चेंजेस टू द सोर्स डाटा। सोर्स डाटा में जो चेंजिंग होगी उसको अपडेट करने के लिए आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं। ये सारी बातें यूजिंग द टेक्स्ट इंपोर्ट विजिट, ये डिटेल के अंदर सारा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। इसको आप गो थ्रू कीजिएगा। पेज नंबर 169 से ऑनवर्ड ये चल रही है सारी डिटेल्स जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी, वही सारी बातें यहाँ पे उसने परफॉर्म करके बताई हुई हैं आपको। और आज हमने जो डिस्कस किया है कि कनेक्शन डेवलप करने के बाद आपकी फ़ाइल में, एक्सेल की फ़ाइल में डाटा आ चुका हुआ है और उसके बाद आपने उसको अपडेट कैसे करना है, और सबसे पहली बात ये आपने ये कैसे इवैल्यूएट करना है कि कनेक्शन अवेलेबल भी है नहीं। तो एग्जिस्टिंग कनेक्शन में जाके या कनेक्शन वाले ग्रुप में जाके आप ये सारी चीज़ें इवैल्यूएट कर सकते हैं। कनेक्शन वाली ऑप्शन पे क्लिक करके आपके सामने जो विंडो आएगी उसमें फ़ाइल का नाम लिखा होगा। तो ये बात जो है यहाँ पे आपके बुक में मैं आपको बता देता हूँ। दरमियान में एक टॉपिक आ रहा है ये वाला रिप्रेजेंटिंग डाटा, इसमें चार्ट्स डिस्कस हुए हैं, 3-4 पेजेस के ऊपर है। इसको हम बाद में एंड में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।
4 से आगे फिर आपकी जो है वो डिस्कशन डाटा कनेक्शंस की है। इसको मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ। ये देखिएगा, ये पेज नंबर 179 है, डाटा कनेक्शंस। इसमें डिस्कस किया गया फाइंडिंग एग्जिस्टिंग डाटा कनेक्शंस, यानी आप अपनी वर्कबुक में कोई एग्जिस्टिंग कनेक्शन वगैरह उसको फाइंड करना है तो कैसे करना है। तो फाइंडिंग एग्जिस्टिंग डाटा कनेक्शन, उसमें आपको बता दिया डाटा टैब के अंदर एग्जिस्टिंग कनेक्शन के नाम से जो ऑप्शन है उसे आप यूज़ करेंगे। लेकिन इसको यूज़ करने के लिए मैंने बता दिया जहाँ डाटा आपका प्लेस होगा उसके अलावा कहीं और किसी ब्लैंक सेल में आप कर्सर रखेंगे, अपना सेलेक्ट करेंगे उसे सेल को, फिर ये ऑप्शन एक्टिव होगी, अदरवाइज इनएक्टिव होगी। ये देखिएगा एग्जिस्टिंग कनेक्शंस, तो इसमें आप आके ही आपके सामने विंडो आ जाएगी। इसमें शो के नीचे ये डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ आपको पता चल रहा है कि डाटा जो है डाटा फाइल ये वाली मौजूद है जिससे कनेक्टेड हैं आप। इसके अलावा एडिटिंग कनेक्शन प्रॉपर्टीज़, तो उसमें कनेक्शन में आके ये देखिएगा, ये कनेक्शन वाली जो ऑप्शन है इसमें आके भी आपके पास जो ऑप्शन आ जाती हैं ऐड, रिमूव और प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखने की ऑप्शन और रिफ़्रेश करने की ऑप्शन वहाँ से भी देख सकते हैं, और डायरेक्टली ये रिफ़्रेश की ऑप्शन यहाँ पे भी है और ये प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन यहाँ पे बाहर भी अवेलेबल है। इसको मैंने डिटेल से डिस्कस कर लिया। ये देखिएगा यहाँ पे यही उसने आपको बताया हुआ यूजेज और डेफिनेशन की 2 विंडोज़ हैं और यहाँ पे आप इन चीज़ों को सेट कर सकते हैं। और डेफिनेशन वाली जो टैब है उसके अंदर ये पूरी लोकेशन फ़ाइल की लोकेशन है कि कनेक्शन फ़ाइल जो है आपकी वो कहाँ पे है, जिससे आप कनेक्टेड है वो फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट उसने यहाँ पे 4.4 हेडिंग के अंदर डिस्कस किया है रिफ्रेशिंग डाटा कनेक्शंस। डाटा कनेक्शन को रिफ्रेश कैसे करना है, तो इसको मैंने डिटेल से डिस्कस कर लिया हुआ है। एक तो ये कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश डाटा एट टाइम्ड इंटरवल्स। ये टाइम्ड इंटरवल्स का मतलब वो जो टाइम वाली ऑप्शन थी रिफ्रेश एवरी 60 मिनट्स, उसमें आप टाइम लिख देंगे, उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, बाकी अनटिक कर देंगे, तो हर उतने मिनट के बाद डाटा अपडेट होता रहेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है रिफ्रेश डाटा एवरी टाइम द वर्कबुक इज़ ओपन, ये वो लास्ट वाली ऑप्शन है, इसको टिक कर दें, बाकी सारी अनटिक कर दें, तो जब भी आप वर्कबुक ओपन करेंगे डाटा रिफ्रेश होकर अपडेट होकर आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद मैनुअल अपडेट्स ओनली, जब आप सारी की सारी ऑप्शन को अनटिक कर देंगे तो जब भी आप रिफ्रेश करेंगे डाटा अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज डाटा अपडेट नहीं होगा। ये मैनुअल जो है अपडेट कहलाते हैं। अब इसी को उसने आगे फर्दर डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। प्रॉम्प्ट फॉर फाइल नेम वाली ऑप्शन भी उसने बताई हुई है कि बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन पे टिक लगा होता है, तो इस पे टिक लगा होने का मतलब क्या है, जब भी आप रिफ़्रेश करेंगे तो आपसे फ़ाइल का नाम पूछेगा, आप फाइल पे क्लिक कर देंगे, ओके कर देंगे, उसके बाद वो डाटा अपडेट हो जाएगा। तो ये सारी रिफ़्रेश करने की ऑप्शन यहाँ इस पेज के ऊपर उसने डिटेल से डिस्कस किए हैं, हम इसे परफॉर्म कर चुके हैं। देखिएगा मैनुअल रिफ़्रेश वाली ऑप्शन, सेकंड मेथड में आके उसने यहाँ से रिफ़्रेश वाली ऑप्शन को यूज़ किया, और उसके बाद मेथड 2 के अंदर उसने कनेक्शन वाली ऑप्शन में जाके वहाँ जो रिफ़्रेश की ऑप्शन थी ये वाली, इसको आपको बता दिया, इसे भी आप यूज़ कर सकते हैं, और डायरेक्टली यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ये सारे रिजल्ट्स आपके सामने अपडेट होके आ गए। अब नेक्स्ट हेडिंग है 4.5 एक्सचेंजिंग डाटा विद अदर डाटा सोर्सेज। जैसे हमने क्या किया, एक्सेल की फ़ाइल के अंदर टेक्स्ट फाइल का डाटा लिंक किया, टेक्स्ट फाइल थी एक हमारी जिसका नाम डाटा फाइल था, उसके साथ हमने कनेक्शन डेवलप कर लिया वर्कबुक का, और उसका डाटा उस कनेक्शन के जरिए से वर्कबुक में आ गया, बाद में हम उसे रिफ़्रेश वगैरह करके अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनका डाटा आप एक्सेल के साथ लिंक कर सकते हैं, तो वो कौन कौन से डाटा सोर्सेज हैं, अदर डाटा सोर्सेज। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सप्लाइज, OLEDB प्रोवाइडर्स, ये सारी बात वो पुरानी लिखी हुई है। ये देखिएगा टेक्स्ट फाइल्स भी हैं, टेक्स्ट फाइल्स का डाटा आप आसानी से इंपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल के अंदर, सीन अबव, ये डिस्कस हो चुका हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का डाटा भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक डेटाबेस है, एक सॉफ्टवेयर है। जब आप ऑफिस इंस्टॉल करते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी साथ इंस्टॉल हो जाते हैं। आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, लेकिन ये याद रखें कि इसके अंदर भी जो डाटा पड़ा हुआ है वो भी आप एक्सेल के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा XML फाइल्स हैं, SQL सर्वर का डाटा है, ये डिफरेंट, आपने सिर्फ इन ऑप्शंस के नाम याद रखने हैं, इनकी डिटेल्स आपके सिलेबस में बिल्कुल नहीं है, आपने सिर्फ नाम याद रखनी है कि इन एरियाज़ के साथ आप कनेक्शन कर सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि आप एक्सेल का डाटा किन किन सोर्सेज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर उसने आपको 4 ऑप्शंस दी हुई हैं, एक ऑप्शन इनमें से होगी, बाकी 3 इरेलेवेंट होंगे। या आपसे ये भी पूछ सकता है किसके साथ आप डाटा कनेक्ट नहीं कर सकते, तो 3 ऑप्शन इनमें से होंगी, एक इरेलेवेंट होगी, तो वो आपने आइडेंटिफाई कर लेनी है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिएगा, द डाटा कनेक्शन विजिट एंड माइक्रोसॉफ्ट क्वेरी ऑल्सो सपोर्ट एक्सेस टू मैनी अदर डाटा सोर्सेज। कुछ अदर डाटा सोर्सेज भी यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको इन सारी चीज़ों के नाम याद ना भी रहें तो कोई इशू नहीं है, इनकी लिस्ट एक्सेल में ही अवेलेबल है। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ, ये देखिएगा,
एक्सेल में किसी ब्लैंक सेल पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद ये देखिएगा गेट एक्सटर्नल डाटा के नाम से जो ग्रुप है लेफ्ट साइड पे डाटा टैब, और उसमें ये फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखिएगा एक लिस्ट अवेलेबल है। यही लिस्ट है जो आपने बस याद कर लेनी है, याद नहीं भी होती तो आप यहाँ से आके एग्जाम के दौरान भी देख सकते हैं कि आप एसक्यूएल सर्वर के साथ भी कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं और एनालिसिस सर्विसेज और ये डिफरेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं। इन्हीं में से क्वेश्चन आपसे पूछेगा और आप यहाँ से देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि और किन किन सोर्सेज के साथ आप कनेक्शन डेवलप कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बुक में वापस। ये देखिएगा एक्सचेंजिंग डाटा विद माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस एंड द इंटरनेट, ये दो बातों को उसने ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया यहाँ पे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है उससे आपने कैसे कनेक्शन डेवलप, यानी उसका डाटा आपने एक्सेल में कैसे लेके आना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी एक डाटाबेस है, उसके अंदर भी आप रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं और उसके अंदर कोई आपने मिसाल के तौर पर टेबल बनाया हुआ है, कोई आपने रिकॉर्ड्स मेंटेन किए हुए हैं सेल्स के या सैलरीज वगैरह के, तो वो आपने अगर एक्सेल के अंदर लेके आने हैं तो पहला मेथड उसने लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, एक्सेस के टेबल को ओपन करेंगे, वहाँ से जाके डाटा कॉपी करेंगे, एक्सेल में पेस्ट कर देंगे। एक्सेस का जो टेबल होता है वो भी कॉलम और रोज़ के फॉर्मेट में होता है, उसमें भी सेल्स वगैरह बने होते हैं, वहाँ से आप डाटा कॉपी करें, एक्सेल में पेस्ट कर दें, एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप एक कनेक्शन डेवलप करें, सेटअप अ कनेक्शन, और कैसे करना है, जैसे हमने फ्रॉम टेक्स्ट फाइल किया था आप फ्रॉम एक्सेस कर दें। फ्रॉम एक्सेस वाली ऑप्शन को यूज़ करके आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन डिटेल्स इसकी आपके सिलेबस में नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कॉपी भी कर सकते हैं और कनेक्शन भी डेवलप कर सकते हैं। और फिर एक्सपोर्ट एक्सेस डाटा इनटू एन एक्सेल वर्कशीट। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर भी ये ऑप्शन होती है कि आप उसका डाटा एक्सपोर्ट कर दें किसी और सॉफ्टवेयर में, जैसे एक्सेल है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर रहते हुए भी आप उसका डाटा, उसका कोई टेबल एक्सेल की तरफ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सेल उसको इंपोर्ट करेगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस उसे एक्सपोर्ट करेगा, यानी बाहर भेजेगा। तो ये तीन तरीक़ों से आप एक्सेस का डाटा यहाँ पे ला सकते हैं। ये उसने इंपोर्ट करने का तरीका बताया है कि एक्सेल में आपने कैसे डाटा लेके आना है, और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अंदर आपने डाटा कैसे लेके जाना है, कहीं बाहर से डाटा आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के टेबल में लेके जाना है, तो उसका तरीका यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपी डाटा फ्रॉम एक्सेल वर्कशीट एंड पेस्ट इनटू एक्सेस टेबल। तो दूसरा और लिखा हुआ है इंपोर्ट एक्सेल वर्कशीट इनटू एक्सेस टेबल, कि एक्सेल का डाटा आप इंपोर्ट कर दें एक्सेस टेबल। ये एक्सेस में रह के आपको काम करना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सॉफ्टवेयर ओपन करेंगे, वहाँ इंपोर्ट की ऑप्शन होगी और वहाँ उसको यूज़ करके फिर आप डाटा वहाँ ले जाएंगे। इसके अलावा लिंक टू एन एक्सेल वर्कशीट फ्रॉम एक्सेस टेबल, एक्सेस टेबल को आप लिंक कर देंगे एक्सेल की फाइल के साथ, तो एक्सेल का डाटा उधर आ जाएगा। ये सारे नाम आपने बस याद रखने हैं कि ये तीन तरीके से हम ये काम कर सकते हैं, डिटेल्स नहीं है आपके सिलेबस में। नेक्स्ट है द वेब। वेब का डाटा आपने एक्सेल के अंदर लेके आना है। एक वेबसाइट के ऊपर कोई टेबल बना हुआ है, उसमें रिकॉर्ड्स आ रहे हैं डिफरेंट तरह के, उसका डाटा आपने एक्सेल के अंदर, एक्सेल की वर्कशीट पे शो करवाना है। तो ये आप कैसे करेंगे, तो ये काम भी आप कर सकते हैं यूज़ न्यू वेब क्वेरी के ज़रिए से। इसे यहाँ पे उसने परफॉर्म भी करके बताया हुआ, ये देखिएगा उसने बताया हुआ कि सिलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन अंडर फ्रॉम अदर सोर्सेज आइकॉन इन द गेट एक्सटर्नल डाटा ग्रुप ऑन द डाटा टैब। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डिफरेंट ऑप्शन आपके पास जो अवेलेबल हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ करके तो एक्सटर्नल डाटा आप यहाँ पे ला सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि एक्सेल के अंदर आपने डाटा लेके आना है वेबसाइट का, तो वो कैसे लेके आना है, उसको यहाँ पे उसने डिटेल से डिस्कस किया हुआ। ये देखिएगा इंपोर्टिंग डाटा टू एक्सेल फ्रॉम इंटरनेट। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डाटा टैब में आना है, एक्सटर्नल डाटा वाले ग्रुप में आना है और उसमें फ्रॉम वेब वाली ऑप्शन को आप यूज़ करेंगे। मैं आपके सामने इसे परफॉर्म कर देता हूँ। ये देखिएगा एक्सेल की फ़ाइल हमने ओपन की और इसमें यहीं पे हम कनेक्शन डेवलप करते हैं। किसी भी वेबसाइट का डाटा हम यहाँ पे अगर लाना चाहें तो उसका मैं प्रोसेस आपके सामने परफॉर्म कर देता हूँ। बुक के अंदर इमेज बना के सारा लिखा हुआ है, वहाँ से आप इसको मैच कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आएंगे डाटा टैब के अंदर, और डाटा टैब के अंदर देखिएगा लेफ्ट साइड पे ये जहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट लिखा हुआ था उसके ऊपर फ्रॉम वेब लिखा हुआ है, इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अ वेब पेज। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि वो वेब पेज जिसका डाटा, जिसके ऊपर बना हुआ कोई टेबल है, कुछ उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स आ रहे हैं, कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ रही हैं, वो आपने एक्सेल के अंदर एक टेबल के तौर पे शो करवानी है और यहाँ उसको एनालाइज करना है। तो आप सबसे पहले वो वेब पेज ओपन कर लेंगे अलग ब्राउज़र में जाके। आप इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एक्सप्लोरर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप जाके वेब पेज को आप ओपन कर लेंगे। ओपन कर लेंगे उसके बाद क्या करना है आपने, उसका जो ऊपर नाम आ रहा होगा, उस पेज का ऊपर जो नाम आ रहा होगा ना, उस नाम को आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। फिर आपने यहाँ पे आना फ्रॉम वेब।
जैसे मिसाल के तौर पर bbc.com है, एक वेबसाइट है न्यूज़ की, तो वहाँ पे उनकी आप कोई न्यूज़ पढ़ रहे हैं और उसमें आगे उन्होंने कोई आर्टिकल भी लिखा हुआ है और उसमें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखे हुए हैं, टेबल बना हुआ है, तो आपने वहाँ से अगर उस टेबल को कनेक्ट करना है एक्सेल की फ़ाइल के साथ, तो आप पहले उसे क्या कर लेंगे, उस वेब पेज को ओपन कर लेंगे। ऊपर उसका पूरा नाम आ रहा होगा bbc.com और आगे काफ़ी डिटेल्स आ रही होंगी, उसे आपने वहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करके फिर आएंगे फ्रॉम वेब में। फ्रॉम वेब में आके यहाँ पे आके हमने उसे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे आके जो एड्रेस हमने वहाँ से कॉपी किया होगा एक्सप्लोरर से, उसको यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है और गो कर देना है। जैसे हम गो करेंगे यहाँ पे वो वेब पेज सारा आपके पास आ जाएगा, यानी ऐसे ही जैसे आपका वो इंटरनेट एक्सप्लोरर खुला हुआ है, यहाँ पे वो सारा पेज आपको नज़र आ जाएगा। और उस पेज के ऊपर डिफरेंट जो है ना पैराग्राफ्स के ऊपर और डिफरेंट टेबल्स के साथ आपको ये इस तरीके से येलो कलर का मार्क बना हुआ नज़र आ रहा होगा। ये जो येलो कलर का बना हुआ ना एरो, ये बना हुआ आ रहा होगा। तो आपने उस पूरे वेबसाइट के ऊपर ज़ाहिर बात इमेजेस भी होंगे, कुछ टेबल्स भी बने होंगे जिसमें डाटा आ रहा है, कुछ टेक्स्ट भी लिखी होगी। तो टेक्स्ट और पिक्चर्स तो नहीं आपको चाहिए होंगी, एक्सेल के अंदर आपको सिर्फ न्यूमेरिक डाटा चाहिए होगा। तो न्यूमेरिक डाटा जिस टेबल के अंदर लिखा हुआ है उसके साइड पे जो इस तरीके से येलो कलर का एरो बना होगा उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, टिक कर देना है। ये देखिएगा यहाँ पे आके मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद कहीं और भी बना हो, क्योंकि अभी इंटरनेट मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको पेज नज़र कोई भी नहीं आ रहा। तो आप ऐसे टिक कर देंगे। जैसे टिक किया उसके बाद नीचे आके हम कर देंगे इंपोर्ट। बस ये आपने काम करना है। फ्रॉम वेब पे क्लिक किया, ये आपके सामने विंडो आ गई, इसमें एड्रेस को पेस्ट करके गो कर देंगे। यहाँ पे इंटरनेट से कनेक्ट होने के अगर आप कनेक्ट हैं तो यहाँ पे वो पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। फिर रेलिवेंट टेबल पे जाके आपने टिक कर देना है, येलो कलर का जो एरो है उसको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आप इंपोर्ट कर देंगे। जैसे इंपोर्ट करेंगे तो बैकएंड पे देखिएगा, यहाँ पे आप आके बताएंगे कि आपने वो जो डाटा है वेब पेज का डाटा, वो एक्सेल की इस शीट के ऊपर कहाँ प्लेस करना है। तो हम बता देंगे कि सेल F2 के अंदर। ओके किया तो एन अनएक्सपेक्टेड एरर हैज़ अकर्ड, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है बल्कि एक्सपेक्टेड है क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। ओके किया तो ये देखिएगा यहाँ पे वो सारा डाटा आपके पास ऐसे जितना भी होगा, जितने कॉलम रोज पे आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। और फिर आप उसे वैसे ही रिफ्रेश कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से आके आप रिफ्रेश कर सकते हैं। तो वेबसाइट के ऊपर जो अमेंडमेंट्स होंगी वो यहाँ पे आपके पास आती जाएंगी। इसके लिए आपको वेब पेज ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सारा डाटा अपडेट होकर आता रहेगा। तो बेटा इस तरीके से आप फ्रॉम वेब भी कर सकते हैं, वेबसाइट का डाटा भी आप ला सकते हैं। फ्रॉम एक्सेस भी लिखा हुआ है लेकिन ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। ये दो चीज़ें उसने परफॉर्म करके बताई हुई हैं। वापस आते हैं बुक में। ये देखिएगा इंपोर्टिंग डाटा टू एक्सेल फ्रॉम इंटरनेट, यहाँ पे उसने परफॉर्म करके आपको बताया हुआ है। फ्रॉम वेब पे क्लिक करेंगे और फिर आपके सामने न्यू वेब क्वेरी के नाम से जो है ये एक विंडो आ जाएगी। इसमें आप जिस पेज का डाटा आपको चाहिए वो पेज यहाँ पे उसका पाथ लिख देंगे, लोकेशन बता देंगे आप सारी, और उसके बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे वो डाटा आपको नज़र आ जाएगा। ये देखिएगा आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ये छोटा सा टिक लगा हुआ है। यहाँ पे येलो मार्क था। इस टेबल को मार्केट डाटा के नीचे जो टेबल बना हुआ है इसको हम एक्सेल में लाना चाह रहे हैं, तो हमने इस पर टिक कर दिया। टिक कर दिया उसके बाद नीचे आके हम क्या कर देंगे, इंपोर्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी इंपोर्ट डाटा वाली। इसको बता देंगे कि इस प्लेस पे हमने लिंक्ड डाटा को शो करवाना है। ओके कर देंगे तो डाटा आपके पास ऐसे एक्सेल की शीट में हाजिर हो जाएगा। इसे आप परफॉर्म भी कर सकते हैं अगर आपके पास कनेक्शन है उस वक्त। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम एक्सेल टू वर्ड। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो ये था कि एक्सटर्नल डाटा है, किसी और सॉफ्टवेयर का डाटा है, उसे आपने एक्सेल में लेके आना है। तो उसके क्या क्या मेथड्स अवेलेबल हैं। कॉपी पेस्ट मैंने आपको बता दिया। फिर एक्सटर्नल फाइल को डायरेक्टली एक्सेल में ओपन कर लें, वो हमने डिस्कस कर लिया। फिर इंपोर्ट कर लें यानी कनेक्शन डेवलप कर लें। टेक्स्ट फाइल के ऊपर हमने ये सारी डिस्कशन की और यहाँ पे अभी हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया कि वेबसाइट का डाटा भी आप कनेक्शन के ज़रिए से ला सकते हैं और एक्सेस का भी ला सकते हैं। अब एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं कि एक्सेल के अंदर आपके पास कोई डाटा है, आप उसे एक्सपोर्ट करके किसी और सॉफ्टवेयर में लेके जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ जो डिस्कशन है एक्सपोर्टिंग डाटा फ्रॉम एक्सेल टू वर्ड, एक्सेल का डाटा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने लेके जाना है, तो वो कैसे लेके जाएंगे। या सिंपल मेथड जिससे आप फेमिलियर ही हैं, बल्कि आमतौर पे लोग एक्सपर्ट होते हैं इस मेथड के, वो क्या है, कॉपी पेस्ट। ये देखें कॉपी एंड पेस्ट। एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर जो डाटा मौजूद है उसे आप करेंगे कॉपी। जैसे फ़र्ज़ करें इसी डाटा को ले लेते हैं, ये डाटा हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। इसे ऐसे किया, राइट क्लिक, कॉपी कर लिया और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करके एक ब्लैंक फाइल मैंने ओपन कर ली और यहाँ आके आप सिंपल राइट क्लिक करके तो ये पेस्ट की फर्स्ट ऑप्शन है, ये हमने पेस्ट कर दी। तो यहाँ पर डाटा ये देखिएगा आ चुका हुआ है और ये डाटा जो है वो टेबल्स के फॉर्मेट में है। जब हम वर्ड पढ़ेंगे इंशाल्लाह वहाँ जाके देखेंगे टेबल्स क्या होते हैं। यहाँ पे ये सेल्स के फॉर्मेट में ही समझ लिया आ गया हुआ डाटा।
तो ये सिंपल मेथड है, कॉपी पेस्ट आप कर सकते हैं। इसे कर रहा हूँ मैं Ctrl+Z वापस। अब नेक्स्ट देखते हैं उसने और क्या डिस्कस किया हुआ है। सिंपल मेथड उसने लिखा हुआ है, हाउएवर द डाउन साइड ऑफ दिस मेथड इज दैट द पेस्टेड टेबल इन वर्ड वुड नॉर्मली नीड रीफॉर्मेटिंग। वो कह रहा है आपने एक्सेल का डाटा कॉपी किया, वहाँ जाके पेस्ट कर दिया, तो जो एक्सेल में फॉर्मेटिंग आ रही थी वही ऑब्वियसली वहाँ जाके पेस्ट हो जाएगी। तो आपको रीफॉर्मेट करना पड़ेगा, उसका फ़ॉन्ट साइज़ एडजस्ट करना पड़ेगा, या आपको उसके जो कलर्स वगैरह हैं वो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज करने पड़ेंगे। तो रीफॉर्मेटिंग आपको करनी पड़ सकती है। एक और मेथड है जिसमें क्या होगा, जिस मेथड के ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जो एक्सेल की वर्कशीट के ऊपर जो डाटा लिखा हुआ है सिर्फ वो वैल्यूज़ आप वर्ड के अंदर शिफ्ट कर देंगे और वहाँ जाके आप उसे दोबारा से फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेटिंग यानी आप नहीं लेके जा रहे एक्सेल की, सिर्फ और सिर्फ उसकी जो वैल्यूज़ हैं जो डिफरेंट सेल्स में लिखी हुई हैं, आप सिर्फ उन्हें ट्रांसफ़र कर लें वर्ड के अंदर और वहाँ जाके आप उसे अपनी मर्ज़ी से फिर फॉर्मेट कर लें। तो ये देखिएगा कह रहा है द क्लीनर बट लॉन्गर मेथड, ये थोड़ा सा लॉन्गर मेथड है। कॉपी पेस्ट तो ज़रा आसान है, इसमें थोड़ा आपको ज़्यादा स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने सेव करना है टेबल को, यानी एक्सेल की फ़ाइल को CSV फॉर्मेट के अंदर। CSV फॉर्मेट का मतलब क्या, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ वाले फॉर्मेट में इसे आप सेव करेंगे। फिर आप उस फाइल को जो आपने एक्सेल की फ़ाइल CSV फॉर्मेट में सेव की होगी उसे वर्ड के अंदर जाके ओपन करें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करें, फाइल टैब में जाके ओपन पे क्लिक करें और उसमें CSV फाइल जो एक्सेल की आपने सेव की है उसे ओपन कर लें। वर्ड उसे ओपन कर देगा और उसका डाटा फिर इस तरीके से आ जाएगा विदाउट एनी फॉर्मेटिंग, जैसे आपको यहाँ पे उसने कुछ बना के बताया हुआ है, विदाउट एनी फॉर्मेटिंग आ जाएगा। फिर आप क्या करें, फिर आप टेबल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक टेबल का टूल है, टेबल का फीचर है, उसे यूज़ करके आप कन्वर्ट टू टेबल कर लें उस डाटे को। इस तरह के डाटे को आप वर्ड के टेबल में कन्वर्ट कर लें और फिर वर्ड के टेबल के अंदर काफ़ी फॉर्मेटिंग की ऑप्शन हैं, उन फॉर्मेटिंग के ऑप्शन को अप्लाई करके आप एक खूबसूरत सा टेबल बना सकते हैं वर्ड के अंदर। इसे हम परफॉर्म करते हैं अभी। ये देखिएगा सबसे पहला काम आपने क्या करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फ़ाइल को आपने सेव करना है CSV फाइल के तौर पे। तो यहाँ पे आ जाते हैं, क्लिक किया। मैं ये जो राइट साइड पे येलो कलर का डाटा इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि एक वक्त में एक ही डाटा आपके सामने रहे। मैं सारे सेल सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया और इसको डिलीट कर दिया। अब इस वक्त हमारे सामने ये डाटा है जो कि कनेक्शन के ज़रिए से आ रहा है। हम इसको यहाँ पे इस फाइल को इस डाटे को हम वर्ड में लेके जाना चाह रहे हैं। पहला स्टेप, फाइल टैब में आएंगे और इसको हम करेंगे सेव या सेव एज़। अगर पहले से आप सेव कर चुके हुए हैं तो फिर आप इसे सेव एज़ कर लीजिएगा। सेव एज़ किया मैंने, ब्राउज़ करके मैं इसे कह रहा हूँ कि आप इसे डेस्कटॉप पे जाके सेव कर दो। और सेव करते वक्त एक चीज़ आपने याद रखनी है कि यहाँ आके आपने जो सेव एज़ टाइप बतानी है, सेव एज़ टाइप, वो एक्सेल वर्कबुक नहीं बतानी, बल्कि आपने क्या करना है CSV फाइल, ये देखिएगा कॉमा डिलिमिटेड, ये आपने बतानी है उसे। इस पर क्लिक कर दिया, ये देखिएगा सेव एज़ टाइप में CSV आपने यहाँ से आके सिलेक्ट करना है। उसके बाद सेव करेंगे तो वो आपको मैसेज दे रहा है कि सम फीचर्स इन योर वर्कबुक माइट बी लॉस्ट इफ़ यू सेव इट एज CSV फाइल। कह रहा है आप इसे CSV फाइल में CSV फॉर्मेट में सेव करने जा रहे हैं तो हो सकता है आपके कुछ फीचर जो आपने एक्सेल में इस्तेमाल किए हैं वो सेव ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली CSV फाइल जो है वो सिंपल फाइल होती है, उसमें फॉर्मेटिंग सेव नहीं होती। आप यस कर दें, ये फाइल अब CSV फाइल के तौर पे सेव हो चुकी है। और कहाँ सेव हुई है, ये फाइल डेस्कटॉप पे सेव हुई है। मैं इसे बंद कर रहा हूँ, ये देखिएगा बंद किया। डेस्कटॉप पे आते हैं, ये बुक 1 के नाम से देखिएगा, ये जो फाइल है बुक 1 के नाम से ये CSV फाइल के तौर पे सेव हो चुकी है। इसके ऑल्दो कि इसके ऊपर एक्सेल का आइकॉन बना हुआ है, ये देखिएगा मैं आपको शो करवाता हूँ। माउस इसके ऊपर लाएंगे तो नीचे लिखा हुआ आ रहा है, टाइप में लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल। ये कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ फाइल बन चुकी है, नॉर्मल एक्सेल की वर्कशीट नहीं है। अब जो CSV फाइल होती है इसके मतलब याद रखें, ये आमतौर पे अदर सॉफ्टवेयर के अंदर आसानी से ओपन हो जाती है, वर्ड में भी और अदर एक्सेस में भी, और भी अदर सॉफ्टवेयर जो है ना इस फाइल को रीड भी कर लेते हैं और अपने अंदर इसको ओपन भी कर लेते हैं इसके डाटे को। अब हम क्या करेंगे, इस फाइल को बुक 1 के नाम से जो फाइल है इसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करेंगे। उसका तरीका ये है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आप ओपन कर लें, उसके बाद आप फाइल टैब में आएंगे, फाइल टैब पे क्लिक किया और उसके बाद ओपन में आ जाएंगे। ओपन में आके ब्राउज़ में आके उसे बताएंगे जी डेस्कटॉप पे पड़ी हुई हमारी फ़ाइल है, और यहाँ से आके उसे बताएंगे ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स की बजाय ऑल फाइल्स कर देंगे। ऑल फाइल्स का मतलब क्या, जितनी फाइल्स हैं चाहे वो किसी भी सॉफ्टवेयर की हैं वो हमें शो करवा दो। तो ये देखिएगा यहाँ पे उसने ये बुक 1 आपको शो करवा दिया।
माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ ओपन करेंगे तो आप देखें आपको उसने यहाँ पे डाटा शो करवा दिया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वही डाटा शो करवाया है, लेकिन हर कॉलम की वैल्यू कॉमे से सेपरेट हो चुकी हुई है। अब ये सिंपल विदाउट एनी फॉर्मेटिंग ये डाटा आपके पास यहाँ पे ट्रांसफ़र हो चुका हुआ है एक्सेल का वर्ड के अंदर। तो अब हम यहाँ पे रह के इसे फॉर्मेट कर सकते हैं। वर्ड के फीचर्स को यूज़ करके इस डाटा को हम फॉर्मेट करके दोबारा से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ला सकते हैं। तो इसका तरीका यह है कि हम स्टार्ट से लेके आखिर तक सारा डाटा यूँ सेलेक्ट करेंगे, सारी रोज़ का डाटा सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में, इंसर्ट का ये टैब, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है, और उसमें ये टेबल के ऑप्शन, और उसके बाद देखिएगा नीचे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है सारे स्टेप्स, तो मैं इसे परफॉर्म कर रहा हूँ। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अभी बैकएंड पे जो डाटा सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट है, टेक्सचुअल फॉर्म में लिखा हुआ है, लाइन्स के फॉर्मेट में लिखा हुआ है। इसे हम टेबल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। टेबल से मुराद वही रो कॉलम के फॉर्मेट में। तो इस पर क्लिक किया, हमारे सामने एक ऑप्शन आ गई कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, ये विंडो आ गई। इसमें आपसे पूछा टेबल का साइज़ आप कितना रखना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स आप कितने बनाएंगे। तो अभी देखिएगा उसने आपको 3 की ऑप्शन खुद ही दी हुई है। उसने असल में रीड कर लिया है कॉमास के ज़रिए से कि आपका जो डाटा है उसके 3 कॉलम्स बनेंगे, लेकिन आप खुद देख लीजिएगा, इवैल्यूएट करके आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ रोज़ यहाँ पे फिक्स्ड हैं 7, जितनी आपने लाइन्स सेलेक्ट की होंगी उतनी रोज़ यहाँ पे आ रही होंगी। उसके बाद हम ऑटो फिट बिहेवियर एज इट इज़ रहने देंगे। सेपरेट टेक्स्ट एट, आपने टेक्स्ट को जो सेपरेट करना है और नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट करना है, वो कहाँ से करना है, कॉमास के ज़रिए से। ये भी उसने खुद ही यहाँ पे टिक लगाया हुआ, उसने इवैल्यूएट कर लिया डाटा में कॉमास आ रहे हैं। ओके किया, तो अब ये डाटा देखिएगा आप कन्वर्ट हो चुका हुआ है एक टेबल के फॉर्मेट में, ये देखिएगा। अब इस टेबल को आप फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग की काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अवेलेबल हैं, जो कि हम जब वर्ड को डिस्कस करेंगे तो वहाँ डिटेल से आपके सामने आ जाएंगी। तो ये एक टेबल में कन्वर्ट हो चुका हुआ है। इसमें ये देखिएगा, मैं आपको परफॉर्म भी कर देता हूँ। ये टेबल टूल्स के नाम से डिज़ाइन टैब एक्टिव हो चुका हुआ है। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी स्टाइल यहाँ पे अप्लाई करके इस टेबल को फॉर्मेट कर सकते हैं। लेकिन ये टेबल टूल्स के नाम से डिज़ाइन और लेआउट टैब उस वक्त एक्टिव होगी जब आपने इस डाटा के ऊपर कहीं क्लिक किया हुआ है इस टेबल पर। अगर साइड पर कहीं क्लिक कर देंगे, ये देखिएगा जैसे मैं नीचे क्लिक कर रहा हूँ तो वो आपको नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर क्लिक करूँगा तो फिर ये आपके सामने हाजिर हो जाएगी। ये टेबल स्टाइल्स के नाम से ग्रुप है, यहाँ आके आप कोई भी टेबल स्टाइल यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, देखिएगा। तो ये फॉर्मेटिंग फिर आपके डॉक्यूमेंट से मैच कर जाएगी इसकी। अब बुक में आते हैं। बुक में जो डिस्कस किया हुआ है वो सारा हमने परफॉर्म कर लिया। ये आपके सामने सारी डिटेल्स आ गई हैं। ये भी हमने इस विंडो को परफॉर्म करके ओके किया तो डाटा इस फॉर्मेट में आ गया, टेबल के फॉर्मेट में आ गया, फिर आप उसे फॉर्मेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमारी डिस्कशन थी। आगे है चैप्टर रिव्यू, लेकिन अभी हमारी जो डिस्कशन है वो एक डिस्कशन हमारी अभी बाकी है, दैट इज़ चार्ट्स। डाटे को आपने प्रेजेंट करना है चार्ट्स के जरिए से, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी तक हमने जो काम किया इसको बेटा आप अच्छे तरीके से परफॉर्म करें, लर्न करें इन ऑप्शन को। कोई भी विंडो ओपन होती है उसमें जो ऑप्शन आ रही हैं उन ऑप्शन का नाम क्या है और उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, जो चीज़ें आपके सिलेबस का पार्ट, बुक से आप गो थ्रू करते जाएँ सारी चीज़ों को। बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वहाँ से गो थ्रू करके साथ साथ परफॉर्म करें, लेक्चर भी सुने, साथ साथ परफॉर्म करें और सारी ऑप्शन को याद रखने की कोशिश करें। जब आप 2-3 दफ़ा इन एक्शन को परफॉर्म करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको वैसे ही मेमोराइज हो जाएंगी। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंशाल्लाह वो फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।